दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चांदी की बात हो रही है। चांदी का दाम भगवान भरोसे होने वाला है और चांदी गिर भी सकती है। और सिर्फ चांदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और एक नीति ऐसी आई है जो पूरी दुनिया में चांदी को लेकर तबाही मचाने वाली है। जिन लोगों को चांदी के भाव को लेकर अत्यधिक निराशा रहती है या आशा रहती है, या दूसरे शब्दों में जिनको चांदी में ज़्यादा रुचि है, उनको बता दूं कि चांदी को लेकर जितने विश्लेषण आप देख रहे हैं, ये विश्लेषण सारे के सारे आपको धोखा दे सकते हैं। मैंने चांदी को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें आपसे कहा था कि चांदी का क्या होने वाला है। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये एक लेके बैठे हुए हैं लोग फार्मूला कि चांदी का उत्पादन कम है, चांदी की मांग हमेशा रहने वाली है, इसके आधार पर चांदी का रेट ऊपर जाने वाला है, जाता ही रहेगा। वो हकीकत आपने देख ली। वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ आज का चांदी पे नहीं, लेकिन चांदी पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाकी इससे भी ज़्यादा बुरा असर हम सब पे पड़ने वाला है, अडानी पे पड़ने वाला है, इस देश पे पड़ने वाला है, इस दुनिया पे पड़ने वाला है। पूरी दुनिया का पूरा ढांचा बदल जाने वाला है। पर्यावरण को लेकर सारी की सारी थ्योरी उल्टी पड़ने वाली हैं और ये धरती अब नए सिरे से लड़ने वाली है। अब आपने चांदी करते करते पर्यावरण कहाँ गए आप? सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके दिमाग में सब क्लियर हो जाएगा। ये पहला वीडियो है जो आपको ऐसा 100% सत्य बचाने जा रहा है जिसको आम तौर पे लोग कम से कम बुलियन के मामले, एक बात याद रखिएगा, जितने तर्क आते हैं ये तर्क वहीं से जनरेट होते हैं जो लोग प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। उन तर्कों को मीडिया दोहरा रहा होता है, एक्सपर्ट दोहरा रहे होते हैं। लेकिन अगर ये सारे तर्क सही हों तो फिर बाजार की एक एक मूव इनके अनुमान के हिसाब से होनी चाहिए, जो नहीं होती है, ज़्यादातर नहीं होती है। बहरहाल, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अमेरिका की एक नीति और वो पूरी दुनिया को किस तरह बर्बाद करने वाली है। बात मैंने चांदी से शुरू की थी, लेकिन चांदी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी। एक तो जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिसी चांदी के दाम पे तगड़ा असर डालने वाली है। लेकिन अगर हम चांदी के दाम को लेकर इस पर चर्चा करें तो हम कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे दुनिया के साथ में। लेकिन चांदी के दाम को लेकर एक और पॉलिसी है, एक और खबर है, एक और विश्लेषण है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो मोटे तौर पे दो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं, एक चांदी का भाव और एक अमेरिका की पॉलिसी। होने को तो हम दो वीडियोस के अलग अलग बना सकते थे, लेकिन एक साथ बना के रखना ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। अमेरिका में 2009 में कुछ इंडेंजरमेंट फाइंडिंग आई थी, यानी खतरनाक, जो दुनिया का खतरनाक सीन है उसको लेकर कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, कुछ शोध हुए थे, कुछ सरकार ने कुछ नतीजे निकाले थे और नीति निर्धारण तय किया था। क्या सरकार ने कहा कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 6-7 ऐसी गैसें हैं जो धरती के अंदर प्रदूषण पैदा करती हैं, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इन गैसों को नाम दिया गया था ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो थी ही, मीथेन थी, नाइट्रस ऑक्साइड थी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी थी और परफ्लोरोकार्बन थी और सल्फर हीपा एप्सोक्लोराइड भी थी। यानी कुल मिला के ये 7 गैसें धरती के लिए खतरनाक हैं। 2009 में अमेरिका ने इसको अपनी नीति के तौर पे अपनाया और अमेरिका के साथ सारी दुनिया ने इसको ये माना कि ये धरती के लिए खतरनाक गैसें हैं और इसीलिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए तमाम सारे पैसे लगाए गए, तमाम सारी फंडिंग लगाई गई और इस ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के नाम पे पूरी दुनिया में बदलाव शुरू हो गया। कैसा बदलाव शुरू हुआ आप जानते हैं। सोलर अलायंस बन गया वर्ल्ड का, पूरी दुनिया में टारगेट दिए जाने लगे सरकार को, पेरिस समझौता हुआ जलवायु का
उसमें तय हुआ कि हम इतने साल बाद उतने साल बाद भारत ने कहा हम 2030 तक जो है जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना कम कर लेंगे, इस जिसको कहते हैं नेट ज़ीरो ले आएंगे। अमेरिका ने कहा 2030 तक, और भारत ने 2030 तक शायद 50% जो था, लेकिन 2070 में भारत ने कहा था हम पूरा ख़त्म कर देंगे। खैर, अब ये जो है इसके कारण एक पूरा का पूरा समझौता हो गया। अब अमेरिका ने क्या किया, जिस ग्रीन हाउस गैसेस के कंसेप्ट के कारण पूरी दुनिया को उन्होंने नाप दिया था, तेल की खपत कम करो, खूब सारे सोलर पैनल लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, अमेरिका ने उस पॉलिसी को बदल दिया और कहा कि वो जो फाइंडिंग्स थी ग्रीन हाउस गैसेस वाली, अमेरिका की सरकार उनको वापस लेती है और अब ये मानते हैं कि वो झूठ था, बकवास था, ग्रीन हाउस गैसेस कुछ नहीं होती हैं और दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जी हाँ, उसको लेकर बाकायदा एक नीति आ रही है। जबकि ये नीति जब बनाई गई थी तो 2007 के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई थी और इसमें मैसेच्युसेट्स वर्सेस EPA के बाद ये आया था और क्लीन एयर एक्ट बनाकर वहां पर एयर पोल्यूशन को कम करने की व्यवस्था की गई थी। अब क्या हो गया, अब इस पूरे की पूरी फाइंडिंग्स को अमेरिका रद्द कर रहा है। बोले सारी गैसेस सेफ हैं। क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, फालतू का, ये फालतू का चोचला बनाया हुआ था, इन गैसों से कोई खतरा नहीं है। और जिस आधार पर, जिस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था उसी को वापस ले लिया। अब क्या होगा, वो कह रहा है ये खत्म, अब कोई हम इस पर फंडिंग नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे और इसके लिए एक तरह तरह की पब्लिक कमेंट, ये वो तमाम सारी उनकी प्रक्रिया, उसके बाद उसको ख़त्म करने का काम शुरू हो जाएगा। और क्लीन पावर प्रोजेक्ट को पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आते हैं और चीज़ों को सरलता से समझते हैं। पावर सेक्टर के अंदर एक बदलाव पूरी दुनिया में होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद बाइडन ने, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप तो इसके खिलाफ है, बहुत सारा जोर दे दिया इस पर कि भैया ये हाइड्रोजन कार, ये सोलर कार, ये सब बकवास है, सोलर एनर्जी सब बकवास है। अब हम सरलता से इस पूरी कहानी को समझते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे क्या हुआ था और उसके बाद में बाइडन जब आए, पूरी दुनिया में समझौते हुए, भारत, चीन, सबसे कहा गया भैया ऐसा करो, आप कोयले से बिजली बनाना बंद कर दो, ये बहुत धुआं होता है, इससे ये होता है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, फला आती है, ढिमकी आती है और इंसान के लिए खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये भी अमेरिका कह रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये नहीं होती है। अब वो ये कहने जा रहे हैं। अब उनको खैर वापस लेना आसान नहीं होगा, लेकिन वो लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कोयले वाला, गैस वाला, पेट्रोल वाला बिजली घर हटाओ। पूरी ऑटोमोबाइल, देखिए पूरा पावर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर, दो बड़े सेक्टर दुनिया के उथल पुथल हो गए थे। ये भी हो गया था कि अब हम EV चलाएंगे, कारें ऐसे चलाएंगे, फला होगा, बिजली बनेगी, सोलर एनर्जी बनेगी, सोलर EV से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, उससे कार चलेगी। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आए। गडकरी ऐसे लोगों के लिए बहुत चकल्लस का एक मिल गया मसाला। और ये होने से पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ पे एथेनॉल मिला रहे हैं हम, क्यों जी साहब, वो कम ख़त्म होगा, ये होगा, पर्यावरण क्लीन रहेगा, गाड़ी में बहुत सारे फीचर आने लग गए, इंजन बदलने लग गया, यूरो 6 फला, वो इतना सारा हो रहा था। आप सोचिए ये सब माया थी, झूठ था, ऐसा अमेरिका का कहना है। अभी भी यूरोप जरूरी नहीं है अमेरिका के पीछे पीछे लगे, लेकिन जिन जिन देशों को ये सरदर्द लग रहा था, परेशानी लग रही थी, वो ठंडे पड़ जाएंगे। भारत में मिक्स रिस्पांस होने वाला है। कैसा होने वाला है इस पे हम आएंगे, लेकिन सीधी सी बात यह है 1.8 गीगाटन का CO2 उत्सर्जन जो है वो भारत से होता है। अब इसको एक तरह से एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि जब आपने ये 7 ग्रीन हाउस गैसेस को ही मानना बंद कर दिया, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानना बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे? अमेरिका इसके लिए पूरी दुनिया को जो सहायता देता था, पैसे देता था, अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनी जिसमें देशों को कार्बन से बाहर निकल के क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए फंडिंग दी गई, पैसे दिए गए, उस पैसे से कारखाने लगाए गए, बड़े बड़े सोलर फार्म लगाए गए। ये फंड आ रहे थे पूरी दुनिया में। हमारे अडानी जी के पास भी बहुत सारा फंड आया बाहर से, विदेशों से, और आप देख रहे होंगे अडानी जी के दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक सोलर फार्म बने हुए हैं।
अमेरिका पॉलिसी लाया कि हम खेती की ज़मीन पे सोलर फार्म नहीं बनाएंगे, अब ले आया वो। तो ये जो तेजी से सोलर फार्म बनने का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि विदेशों से फंड मिल रहे थे, सरकार की प्रायोरिटी थी, मोदी जी को अमेरिका को खुश करने में आसानी थी, यूरोप को खुश करने में आसानी थी, तो ये सब मिल मिला के एकदम सारा का सारा जो सोलर 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 बन रहा था, कई कई किलोमीटर तक सोलर, और कई कई किलोमीटर मतलब सोलर में चांदी। याद कीजिए, मैंने चांदी के भाव वाला जब वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि आज की तारीख में सोलर पैनल में जो कॉस्ट है वो 30% चांदी की है। अब अगर भारत जैसा देश जिसके पास कोयला ही कोयला है और अमेरिका जैसा देश उसको कह रहा है हमसे कोयला खरीद लो, वो कोकिंग कॉइल जो होता है वो ये स्टील इंडस्ट्री वगैरह में काम आता है, वो बेच रहा है, यानी दोबारा से कोयला, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि अब वो वेनेजुएला का तेल उसने मार्केट में डाल दिया, तेल की दुनिया पे कब्जा कर लिया, तो दोबारा इसकी बाहर आने वाली है। जब इसकी बाहर आएगी तो ये जो पूरा सोलर का जो कार्यक्रम चल रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि अडानी जी भी अपनी जेब से तो प्रोजेक्ट लगाने वाले नहीं थे, इनको भी इन्वेस्टर चाहिए थे। दुनिया के इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हवा इधर की नहीं इधर की बह रही है, तो वो उधर पैसा लगाना शुरू कर देंगे, भाई उनको तो अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन में हमारा जो सोलर प्रोग्राम है भारत का या पूरी दुनिया में, निश्चित तौर पे उस पर असर पड़ेगा। चांदी सोलर प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमको लगातार कहा जा रहा है चांदी की खपत बढ़ने वाली है, चांदी का ये होने वाला है, चांदी का वो होने वाला है। ये कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं। हम ये भी समझते आ रहे हैं कि जितनी दुनिया की चांदी की ज़रूरत है उससे कम उत्पादन हो रहा है, और उसमें भी भाई लोग सट्टेबाजी कर करके ये सब बढ़ा रहे हैं। खैर, तो एक ये इस पॉलिसी से दुनिया में चांदी की मांग कम होने जा रही है, और इसकी मांग कम होने से जो फ़र्क पड़ेगा सेंटीमेंट का फ़र्क पड़ेगा। जो सट्टेबाजी कर रहे हैं लोग MCX वगैरह में, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया था कि चांदी ऊपर चढ़ रही है तो हर आदमी घुस जा रहा है, एक छोटा सा दरवाजा अंदर घुसते जा रहे हैं। जिस दिन बाहर निकलने का आएगा, भगदड़ मचेगी, उस दिन दरवाजे में से ज़्यादा लोग नहीं निकल पाएंगे। जिन्होंने ऑटोमेटिक बॉट लगाए हुए हैं उनके कंप्यूटर बेच देंगे चांदी आपका नंबर आने से पहले। तब सिचुएशन ये है कि चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा तो हो ही गया, लेकिन इस जोखिम को और अच्छी तरह से समझते हैं। चांदी, सोना, इस तरह की दुनिया, सोना अलग चीज़ है, चांदी अलग चीज़ है। कैसे? ऐसे समझते हैं। चांदी जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है स्टेबलाइजर वाला। कैसा? सोना है भाई, सरकारें खरीद के रखती हैं, रिजर्व बैंक खरीद रहे हैं। सोने को लोग स्टेबलाइजर के तौर पे खरीदते हैं। उनको लगता है भाई सब तरफ हालात ख़राब है तो सोने में पैसा लगा दो, बाद में जब हालात ठीक होंगे तो हम फिर इंडस्ट्री में लगा देंगे। तो सोने की भूमिका कहीं ना कहीं एक ऐसी भूमिका है जो एक रक्षक धातु है, जो आपकी सेफ्टी करती है। चांदी की नहीं है, और चांदी बन गया इन्वेस्टमेंट टूल दाम ऊपर नीचे जाने से। अब एक आशंका ये बताई जा रही है कि जो चांदी के दाम ऊपर गए थे ये आर्टिफिशियली ऊपर ले जाए गए। कोई जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति चांदी की शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल वो चांदी के दाम को ऊपर ले जा रहा है। यानी कि चांदी के दाम को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और जब चांदी का दाम यहाँ से वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ पहुँचने के बाद में उसके पैरों के अंदर से ज़मीन निकाल दो। उससे इनको फ़ायदा क्या होगा, इसको ऐसे समझते हैं। पहले चांदी का नेचुरल दाम मान लीजिए 50 रुपये किलो होना चाहिए। मैंने खरीद फरोख्त बाज़ार में अफवाह फैला के और ये कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह के ज़रिए जो 50 रुपये किलो वाली चीज़ का दाम 150 रुपये किलो पहुँचा दिया। जब 150 रुपये किलो पहुँच गया तो मैंने आपसे कहा देखो भाई ऐसा है, मुझे 50 किलो चांदी उधार दे दो, 1 महीने बाद मैं आपकी 50 किलो चांदी लौटा दूंगा। और आज चांदी का रेट 150 रुपये है, मैं आपको 155 का रेट दूंगा। आपने कहा ठीक है, महीने भर के लिए चांदी उधार दे रहा हूँ, 5 रुपये ऊपर मैं इसमें ले लूँगा। और मुझे ये पता है दाम तो ऊपर जा रहा है, मैंने दे दिया आपको आसानी से। जैसे ही मैंने आपको दिया वो कुछ ऐसा करेंगे कि दाम धड़ धड़ गिरने लगे, और जब दाम धड़ धड़ गिरने लगेगा
और चांदी 50 की जगह 70 रुपये पे आएगी, उस आदमी ने 150 के रेट में चांदी उधार ली, 150 के रेट में बेच दी और पैसे लेके आराम से बैठा और मार्केट को पूरा गिराया, और जब 50 रुपये की चांदी हो गई तो खरीद के लौटा दी। यह कहलाती शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ यही किया। अडानी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, अडानी की पूरी पोल पट्टी खोली, अडानी का शेयर जमीन पे आया तो उसी शेयर को जो खरीद के बेच दिए थे, पैसा अंटी कर लिया था, उसी शेयर को वापस लौटा दिया। शॉर्ट सेलिंग की थी। शॉर्ट सेलर यही करते हैं। तो आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप चांदी के दाम का ग्राफ देख लो। अगर नेचुरल तरीके से कोई भी कमोडिटी, शेयर, धातु, कोई भी चीज नीचे आती है तो ऊपर रहने के बाद कुछ जगह कुछ समय तक टिकती है और टिकने के बाद धीरे धीरे नीचे आती है। अगर कोई चीज ऊपर ले जाके धड़ाम से गिर रही है तो इसमें ज्यादातर संभावना इस बात की है कि उसकी शॉर्ट सेलिंग हुई है। तो आप क्या कहोगे, इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है? हम नहीं जानते हैं। आज पहले के मुकाबले चीजें बदल गई हैं। एक जमाना था, जॉर्ज सोरोस को पता था कि पाउंड स्टर्लिंग का दाम गिरने वाला है, उसने खूब सारा पाउंड खरीद लिया जब ब्रेग्जिट हुआ, और खरीद के उस फंड को लेके और जो भी किया उसने, बोरो किया वगैरह वगैरह, और पाउंड का दाम गिराया उसने और उससे पैसे कमा लिए। आज आप जान नहीं सकते, आज दुनिया सॉफ्टवेयर के पीछे है। आज बॉट्स खरीदारी कर रहे हैं। कौन से सॉफ्टवेयर, किस कंपनी के सॉफ्टवेयर कहां से खरीदारी कर रहे हैं, उसके पीछे किसका पैसा है, ये सारी की सारी चीजें अब हमको पता नहीं लग पाती हैं। पहले जॉर्ज सोरोस सॉर्ट करता था। हो सकता एक हो सकता 10 प्लेयर हो बहुत सारे प्लेयर हों जिन्होंने चांदी के नाम पे ये खेल किया है। तो अगर शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा वसूली कर लिए गिरा के, तो फिर ये जो हवा का गुब्बारा भरा गया था चांदी का, उस गुब्बारे को पंक्चर कर दिया गया है और वो गुब्बारा नीचे आ गया है। पैसे लेने वाला कमा के निकल गया है, लूटने वाले लूट चुके हैं। अब दोबारा उतनी ऊपर चांदी जाएगी क्या? क्योंकि वो नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, वो अननेचुरल ग्रोथ थी, वो पेपर ट्रेडिंग के कारण थी, वो सट्टेबाजी के कारण थी, दूसरी चीज़ों के कारण थी, इसलिए चांदी ऊपर गई थी। दोबारा चांदी ऊपर क्यों जाएगी? और ऐसी सिचुएशन में जब हम ये समझ रहे हैं कि चांदी की डिमांड कम होती जा रही है और चांदी की महंगाई के कारण भी डिमांड कम हुई है, ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था पहले, तो निचोड़ ये है कि पूरी तरह से अब जो सिचुएशन है वो साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं से भी लगता नहीं चांदी ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो डिमांड है वो ज़्यादातर बैटरियों की है, ईवी के अंदर, और ज़्यादातर है सोलर के अंदर। ये दोनों ही चीज़ें अमेरिका की इस नीति के कारण, जो 2009 की नीति थी जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी पूछ बढ़ रही थी। क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका ही पुश कर रहा था ईवी ईवी ईवी, उसको लग रहा था मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंस खत्म करेंगे, उसकी अपनी जियोपॉलिटिक्स थी। अब उसने नीति बदल दी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा आपका मानवता का ये है कि बहुत साइंस भी जो है अब जियोपॉलिटिकल बिजनेस इंटरेस्ट से गवर्न होगा। क्या सही है क्या गलत है, विज्ञान में एक और एक दो नहीं होगा। अब विज्ञान इस पे तय करेगा कि ट्रंप की नीति क्या है और बाइडेन की नीति क्या है। क्या विज्ञान इस पे तय करेगा कि अब बिल गेट्स को फायदा होने वाला है कोविड के टीके बेच के तो बीमारी फैल जाए। क्या विज्ञान जो है वो इस हद तक सत्य से दूर हो जाएगा? क्या वो ग्रीन हाउस गैसें नहीं थी? अगर अमेरिका उसको वापस घोषित कर देता नहीं है तो क्या अमेरिका के कहने से दुनिया चलने लगेगी? क्या सारे दुनिया के साइंटिफिक मूर्ख हैं साइंटिस्ट? ये ज़्यादा बड़ा सोचने का विषय है। तो जो भी सिचुएशन है, ये जो पॉलिसी चेंज आ रहा है अमेरिका का, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई है, और जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए, उनको कहिए इन टॉपिक्स को सर्च करें और जानकारी निकालें, आप भी निकालें और हमको वो कमेंट में बताएं, ताकि पता चले आपको कि रिसर्च का मतलब दूसरों की सूचनाओं को डुप्लीकेट कर देना नहीं होता है। जानकारियाँ निकालना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका एनालिसिस करना होता है। और इस काम में हमारी मदद आप ही कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप हमारे चैनल को सपोर्ट देंगे, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि अब आ गया है शॉर्ट्स का ज़माना। तो अच्छी डिटेल्ड इन डेप्थ चीज़ें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। हर आदमी शॉर्ट बनाने लगेगा। कुछ लोग हौसले वाले होंगे, खड़े रहेंगे,
आप भी चाहते हैं उनमें हम हूँ तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, और उसका सबसे सरल तरीका है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, इस पर चर्चा करें। नमस्कार, जय हिंद।